हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूं वो इंडियन ज्योग्राफी का जो विंध्याचल की श्रेणियां हैं और जो नर्मदा घाटी है उसके बारे में बताऊंगा। आप इसे बखूबी अध्ययन करिए और इससे जो भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है उसको आप यहाँ से कर ले जाएंगे। लेकिन मसला मेरा यही है कि आप मैं जो बता रहा हूं उसको आप एक कॉपी और पेंसिल में नोट करके चलें, जिससे आपका एक बेहतरीन नोट तैयार हो सके। तो दोस्तों, मेरा टॉपिक है विंध्याचल की श्रेणियां और नर्मदा घाटी। दोस्तों, अब तक जो मैंने आपको बताया वह मालवा का पठार बता चुका हूं और इसके अतिरिक्त जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसके बारे में आपको बता चुका हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने उन सबका अच्छा नोट बनाया होगा। उसी क्रम में आज भी आप इसी तरीके से अच्छा बेहतरीन नोट्स बनाइए जो आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चनों को आप सफलतापूर्वक कर ले जाओ। तो इस बीच में आप लोगों से एक ही बात कहूंगा दोस्तों मैं कि प्लीज मेरे जो चैनल है उसे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मैं आपके लिए किसी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि मैं भी आपके लिए इतना पसीना बहाता हूँ। प्लीज आप मुझे अपना जो भाई मानते हो, दोस्त मानते हो, फिर भी आपसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो देखिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा विंध्य की श्रेणियां और नर्मदा घाटी। तो देखिएगा, विंध्य की श्रेणियां और नर्मदा घाटी को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक मैप बनाना पड़ेगा। आप भी मेरे साथ इस तरीके से एक मैप बनाइए। इस तरीके से आवश्यक मैप है उसी को बना रहा हूं मैं। उसी तरीके से एक आवश्यक मैप आप भी बना लीजिए इस तरीके से। तो दोस्तों, यहां पर एक पहाड़ी है जो गुजरात से शुरू होती है। इस तरीके से पहाड़ियां शुरू होती हैं। इसे विंध्य पर्वत श्रेणी कहते हैं। इस नाम से जानते हैं, विंध्य पर्वत श्रेणी कहते हैं, विंध्य श्रेणी कहते हैं। इसे विंध्य श्रेणी कहते हैं। इसके पास में ही इस तरीके से इसी का जो भाग है जो आपके बिहार के सासाराम तक जाता है उसे कैमूर की पहाड़ियां बोलते हैं। कैमूर की पहाड़ियां बोलते हैं। इस नाम से याद आता है, कैमूर की पहाड़ियां बोलते हैं। इसके पास में यहां पर इस तरीके से इसी का भाग है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। इसे पन्ना की पहाड़ियां बोलते हैं। पन्ना की पहाड़, पन्ना की पहाड़ियां बोलते हैं। और इसी के पास में जो पहाड़ियां हैं इस तरीके से इसे सोनपुर की पहाड़ी बोलते हैं। इसकी सोनपुर की पहाड़ी बोलते हैं। और इसी के पास में इस तरीके से इसके दक्षिण में इस तरीके से एक पहाड़ी निकली हुई है। इसे मेकाल की पहाड़ी बोलते हैं। मेकाल की पहाड़ियां, इसे मेकाल की पहाड़ियां बोलते हैं। मित्र, ये सब विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही पार्ट है। ये सब विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही पार्ट है। यहां पर झारखंड राज्य में इस तरीके से पारसनाथ की पहाड़ियां हैं। ये झारखंड में है। ये सब इसी का पार्ट है, आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी का ही पार्ट है। इसका पार्ट है
विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही पार्ट है। इसमें जो दोस्तों मेन इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको लिखाता चलूंगा, और अधिकांश आप इसी मैप से समझते चलना, और जो इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको आपको मैं साथ साथ लिखाता चलूंगा। तो देखिएगा, ये आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जो गुजरात के, इससे गुजरात के जौगढ़ से, ये क्या है गुजरात, ये कहां से निकली है, गुजरात से लेकर के जो बिहार का सासाराम है, जो क्या है बिहार का सासाराम, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। क्या है, शेरशाह सूरी का मकबरा है जो एक झील के बीच में बना हुआ है। तो यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, वह लगभग गुजरात के जौगढ़ से शुरू होकर के, गुजरात के जौगढ़ से शुरू होकर के बिहार के सासाराम तक जाती है। कहां तक जाती है, बिहार के सासाराम तक। ये आपका सासाराम, और शुरू कहां से होती है, ये शुरू होते हैं गुजरात से, गुजरात के जौगढ़ से, जौगढ़ से शुरू होकर के आपके बिहार के सासाराम तक जाती है, गुजरात। मित्र समझते चलिए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी इस तरह निकली है, आगे जाकर के कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जैसे पन्ना की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां, और मैकाल की पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ियां, इस तरीके से कई भागों में बढ़ जाती है। इसका जो सबसे अंतिम छोर है वह कैमूर की पहाड़ियां हैं, और कैमूर की पहाड़ियां आपकी बिहार के सासाराम तक जाती हैं। सासाराम में शेरशाह सूरी, ऐतिहासिक शासक शेरशाह सूरी का मकबरा है जो एक झील के बीच में है। कहां तक जाती है, शेरशाह सासाराम तक। और इसकी जो लंबाई है, जो जौगढ़ से लेकर के सासाराम तक इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1400 किलोमीटर है। कितनी है, 1400 किलोमीटर है। इसकी आप लेंथ लिख सकते हैं, मैं हालांकि लिखाऊंगा 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ। दूसरी बात, इस जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसकी जो औसत ऊंचाई है वो इस तरीके से है, जैसे ये धरातल है, ये शुरू में लगभग इस तरीके से आई है, इस तरीके से बीच में ऊंची उठ गई है, फिर इस तरीके से शुरू होती चली आई है, और अंत में बिहार के सासाराम तक। ये क्या है, सासाराम, सासाराम। ये क्या है, जौगढ़, ये जौगढ़ है। इसकी लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर के समथिंग। शुरुआत में इसकी जो औसत ऊंचाई है मित्र, औसत ऊंचाई लगभग, इसकी औसत ऊंचाई 300 से लेकर के 700 के बीच में है। कितनी है, 700 मीटर के बीच में है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 300 से 700 के बीच में है। यह पर्वत श्रेणी शुरुआत में इस तरीके से निकली है, कम ऊंचाई, फिर इस तरीके से ऊंची होती गई है, फिर अंत में सासाराम तक इसकी जो कैमूर की पहाड़ियां हैं, अंत में कौन सी पहाड़ियां हैं, कैमूर की पहाड़ियां हैं। बिहार में इसका जो पार्ट जाता है, बिहार राज्य में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो भाग जाता है, जो श्रेणी आती है, वह कैमूर की पहाड़ियां जाती है, जो आपके सासाराम तक जाती है। तो यहां पर आकर के ये बहुत नीची हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत ही नीची हो जाती है। जिस तरीके से मैंने ये बताया ना, इसी तरीके से ये नीची हो जाती है। तो आप इसको समझिएगा। इसके बाद देखिए मित्र, इसके बाद देखिएगा, ये विंध्याचल है, इसके साउथ में, इसके दक्षिण में ये आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा की पहाड़ी। ये किसकी पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। उसके बाद इसके पास में ही ये महादेव की पहाड़ियां हैं। इसकी पहाड़ियां हैं, महादेव की पहाड़ियां। मित्र किसकी पहाड़ियां हैं, महादेव की पहाड़ियां। सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी के बीच में एक घाटी है जिसे नर्मदा घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्मदा घाटी बोलते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा के बीच में एक पहाड़ी है, वो एक घाटी है, एक दरार है, एक घाटी है, जिसे नर्मदा भंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्मदा भंस। इसको क्या बोलते हैं, नर्मदा भंस। नर्मदा भंस मित्र किन दो पहाड़ियों के बीच में है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा। इसी में होकर के
इसी में होकर के ये जो मेकाल की पहाड़ी है, इसके यहां से ये अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक। मेकाल की पहाड़ी का जो उत्तरी सिरा है वह अमरकंटक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है मित्र? अमरकंटक। अमरकंटक, समझिए मित्र, ये इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक से ही आपकी एक नदी प्रवाहित होती है इस तरीके से। बताइए इसे किस नाम से जाना जाता है? अमरकंटक से जो नदी निकली है, दरारी नदी, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप बता सकते हैं, प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। नर्मदा नदी। नाम क्या है इसका? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। ये नदी कौन सी है मित्र? आपकी नर्मदा नदी। कहां से निकली है? मेकाल पहाड़ी का जो उत्तरी सिरा है, जिसे अमरकंटक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अमरकंटक के नाम से जाना जाता है। यहीं से नर्मदा नदी निकली हुई है। और मित्र यहीं से सोन नदी निकली है। सोन नदी भी आपकी यहीं से निकली हुई है। और केन नदी भी यहीं से निकली हुई है। यहां से कितनी नदियां निकली हुई है? एक तो आपकी नर्मदा नदी निकली हुई है अमरकंटक से। इसके बाद जो सोन नदी है वो भी अमरकंटक से निकली हुई है, गंगा मिल जाती है पटना के पास में। और जो केन नदी है, जो यमुना की सहायक नदी है, वो भी यहीं से निकली हुई है। मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद मित्र देखिए, फिर एक भ्रंश है इस तरीके से, और यहां पर पहाड़ियां हैं महाराष्ट्र राज्य में इस तरीके से। इस तरीके से पहाड़ियां हैं, इन्हें सतमाला की पहाड़ियां बोलते हैं। और इसको अजंता की पहाड़ियां बोलते हैं। ये महाराष्ट्र राज्य में है। सतमाला और अजंता की पहाड़ियां हैं। सतमाला और अजंता की पहाड़ियों के बीच में एक फिर भ्रंश है। यहां से होकर के ये ताप्ती नदी निकली हुई है। ये कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। मित्र समझते चलिए, ताप्ती भ्रंश है वो सतमाला और सतपुड़ा के बीच में है। इसमें सतमाला और सतपुड़ा के बीच में भ्रंश है। उस भ्रंश में होकर के ये ताप्ती नदी निकली हुई है। कौन सी नदी निकली हुई है? ताप्ती नदी निकली हुई है। इतना मैप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। इतना मैप आपको एकदम क्लियर हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या बना लें इसको। इसके बाद मित्र मैंने आपको बताया था पहले, एक पर्वत श्रेणी मैंने आपको ये बताई थी, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं मैं। इसे अरावली पर्वत श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरावली पर्वत श्रेणी। इसे अरावली पर्वत श्रेणी बोलते हैं। और यहां पर मैंने आपको एक पठार बताया था, इसके बीच में ये पठार बताया था मैंने आपको। इसके बीच में ये पठार बताया था मैंने आपको। जिसे मालवा का पठार बोलते हैं। क्या कहते हैं? मालवा का पठार बोलते हैं। जिसे मालवा का पठार बोलते हैं। इसके इधर साइड मैंने आपको बताया था ये मेवाड़ का पठार है। ये कौन सा पठार है? मेवाड़ का पठार है। और यहां पर इस तरीके से इसके उत्तर पश्चिम में ये मैंने बुंदेलखंड का पठार बताया था। बुंदेलखंड का पठार बताया था। और यहीं पर इस तरीके से मध्य प्रदेश राज्य में ही ये भांडेर का पठार है। किसका? भांडेर का पठार। भांडेर का पठार। ये किसका पठार है? भांडेर का पठार है। और इसी के पास में इस तरीके से मध्य प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर पर
ये पन्ना, ये पन्ना का पठार है, पन्ना का पठार, पन्ना रीवा का पठार, इसे पन्ना रीवा का पठार कहते हैं, इसे पन्ना रीवा का पठार कहते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अधिकांश देखिए मित्र, आप ठीक से पढ़ेंगे तो यहीं से समझ में आ जाएगा, आपकी यहीं से समझ में आएगा। अगर आपने मैप एक बार तैयार कर लिया तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके क्वेश्चन यहीं से सब कुछ फ्री हो जाएंगे, आप कर ले जाएंगे। जैसे नर्मदा नदी घाटी कहाँ पर है, मेवाड़ का पठार किन दो श्रेणियों के बीच में, आप इस तरीके से पता ले जाएंगे। पन्ना का पहाड़ कहाँ पर है, भांडेर का पठार कहाँ पर है, आप बड़े आराम से इस तरह कर ले जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस बारे में मेन फैक्ट है वो लिखाऊंगा। देखिए मित्र, थोड़ा सा यहाँ पर मिटाना पड़ेगा मुझे। तो बिंद श्रेणी का विस्तार बताऊंगा। सबसे पहले क्या बताऊंगा, बिंद श्रेणी का विस्तार। बिंद श्रेणी का विस्तार, तो लिख सकते हैं यहां पर बिंद श्रेणी, पहला पॉइंट, गुजरात के जोवट, कहां शुरू होती है, जोवट से आरंभ होकर बिहार के सासाराम, बिहार के सासाराम तक लगभग 1400 किलोमीटर में फैली है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा, यह पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। इसी में यह श्रेणी वलित पर्वत है, कैसा है, वलित पर्वत है। दूसरा पॉइंट ये आपको क्लियर हो गया होगा मित्र, 1400 नहीं 1200 किलोमीटर है, कितनी है, 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, अमरकंटक, इसकी शायद ऊंचाई है 3448, 3448 फीट है। इसकी इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, इसकी ऊंचाई कितनी है, 3448 फीट है। कितनी है, 3448 फीट है, जो जो मेकाल श्रेणी पर स्थित है, मेकाल श्रेणी पर स्थित है। इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको, इसके शॉर्ट एरिया करिए। आगे देखिए, आगे देखिए, मैंने फिर बताया था जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है यह आगे जाकर कई शाखाओं में बढ़ जाती है। मैं आपको बता चुका हूं, यह जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो आगे जाकर के कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जैसे कैमूर की पहाड़ियां, पन्ना की पहाड़ियां, के बाद सोनपुर की पहाड़ियां, मेकाल की पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ियां, अन्य नामों से जाना जाता है। तो इसकी शाखाएं देखो इस तरह बढ़ रही है।
पन्ना की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां, सोनपर की पहाड़ियां, मेकाल की पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ी, जैसे पन्ना की पहाड़ियां, उसके बाद कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां, उसके बाद सोनपर की पहाड़ियां, उसके बाद मेकाल की पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ियां, तो मित्र पूर्व दिशा में जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो इस तरीके से कई शाखाओं में बढ़ जाता है। जैसे हाथ की उंगली इस तरीके से बढ़ जाती है, उसी तरीके से ये विंध्य पर्वत श्रेणी है वो पूर्वी दिशा में, पूर्वी दिशा की तरफ, मतलब बिहार की तरफ और छत्तीसगढ़, झारखंड की तरफ कई शाखाओं में बढ़ जाता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, या इसे रेखाओं का चित्र बना लीजिए आप। तो देखिएगा मित्र, जरूर देखिएगा। आप इसमें लिख सकते हैं विंध्य श्रेणी पूर्व दिशा में अनेक शाखाओं में बट जाती है या विभाजित हो जाती है। दोस्तों, आप मेरे साथ शिद्दत के साथ मेहनत करिए और आप अपने मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। अब जो आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे विश्वास और दावा भी करता हूं कि यदि विंध्य श्रेणी और नर्मदा घाटी से क्वेश्चन आता है तो शायद ही मेरे पढ़ाई हुए टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाए। बस शिद्दत के साथ आप मेरे साथ मेहनत करते चलिए, बाद बाकी सब कुछ ऊपर वाले के साथ छोड़ दीजिए, बहुत कुछ अच्छा होगा। आप बहुत मेहनत करिए, बगैर कठोर तपस्या किए हुए कुछ नहीं मिलता है। इसलिए आप शिद्दत के साथ मेहनत करिए, अपने माँ बाप की तरफ देखिए, अपने परिवार की तरफ देखिए, उसके बाद आप मेहनत करिए। आपका दिल खुद मेहनत करने लगेगा, खुद आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। तो देखिएगा विंध्य श्रेणी पूर्व दिशा में अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। जैसे अब तो आप बता सकते हैं पन्ना की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां, सोनपर की पहाड़ियां, सोनपर की पहाड़ियां, मेकाल की पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ियां झारखंड राज्य में, ये सब मध्य प्रदेश में है। कैमूर की पहाड़ियां जो अंतिम छोर है, इसका पूर्वी छोर है, वो केवल बिहार तक जाती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। मित्र, आज इतना बेसिक आपसे अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। देखिए, इसका मैं आपको अलग से मैं बताता हूं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं, इससे निकलने वाली नदियां, जितनी भी नदियां हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, क्योंकि विंध्याचल पर्वत श्रेणी जल विभाजक का कार्य करता है, वो आगे भी बताऊंगा, चिंता न करें। इससे निकलने वाली नदियां, सारी नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और गंगा यमुना की सहायक नदियां बन जाती है। इसका जो विभाजन है वो मैं बताऊंगा किस तरीके से। जैसे मित्र, यहां पर एक चीज बताना आपको भूल गया, ये जो विंध्य श्रेणी है, विंध्य श्रेणी के पास में यहाँ पर इस तरीके से विंध्याचल का पठार है। कौन सा पठार है मित्र? विंध्याचल का पठार का पठार है, इसका पठार है, विंध्याचल का पठार है। तो आप देखिएगा इसका जो क्रम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आपको मालवा का पठार मिलेगा, इस तरीके से मालवा का पठार। उसके बाद विंध्याचल का पठार इस तरीके से कुछ ले जाएगा,
उसके बाद इस तरीके से विंध्य की पहाड़ियां मिल जाएंगी। उसके बाद इस तरीके से खड़ा स्तंभ मिल जाएगा। उसके बाद ये नर्मदा घाटी हो जाएगी। फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी इस तरीके से होगी, इस तरीके से। फिर ताप्ती घाटी मिल जाएगी आपको। ताप्ती घाटी के बाद आपको सतमाला की पहाड़ियां इस तरीके से मिल जाएंगी। उसके बाद आपको दक्कन का पठार मिल जाएगा। इसका उत्तर से दक्षिण, कैसा, उत्तर से दक्षिण विस्तार इस तरीके से, उत्तर से दक्षिण विस्तार इस तरीके से। सबसे पहले मित्र आप भी मेरे साथ इस तरह बना लिया करें। ये जो मिलेगा आपको, ये वाला, ये मालवा का पठार है। क्या है? मालवा का पठार। ये मित्र क्या है आपका? मालवा का पठार है। इसके जस्ट मालवा के पठार के पास जस्ट ऊपर आपका क्या है? विंध्याचल का पठार। मतलब ये वाला भाग क्या है? विंध्याचल का पठार। विंध्याचल का पठार आपको ये क्या मिल गया? विंध्याचल का पठार। इसके जस्ट ये पास में आपको विंध्य की पहाड़ियां, ये किसकी पहाड़ियां हैं? मतलब विंध्य की पहाड़ियां, विंध्य की पहाड़ी। उसके बाद मित्र नर्मदा घाटी है। कभी कभी सीरीज पूछी जाती है मित्र, यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसका सीरीज पूछी जाती है पीसीएस या टीईटी जैसे एग्जाम में, ऐसे ही मित्र क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा डीपली उठा जाता है। उसके बाद ये भ्रंश पर्वत है, इसे सतपुड़ा बोलते हैं। सतपुड़ा कैसा पर्वत है? भ्रंश पर्वत। सतपुड़ा कैसा पर्वत है? भ्रंश पर्वत है। देखो भ्रंश पर्वत का निर्माण किस तरीके से होता है मैं बताता हूं आपको। जैसे ये धरातल है, किसी कारणवश धरातल में इस तरीके से क्रैक्स पड़ गई, इस तरीके से क्रैक्स पड़ गई, इस तरीके से क्रैक्स पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है, और ये वाला भाग नीचे धस जाता है, ये वाला यहां पहुंच गया और ये वाला यहां पहुंच गया। इस तरीके से शेष भाग खंडर के रूप में आपको दिखाई देता है। ये भ्रंश पर्वत कहलाता है। कैसा कहलाता है? भ्रंश पर्वत। तो शेष भाग आपका रहेगा, इसे भ्रंश पर्वत कहते हैं। जो सतपुड़ा है वह भ्रंश पर्वत है, क्योंकि ये दो दरारों के बीच में है। एक साइड इसके नर्मदा घाटी है, दूसरी तरफ ताप्ती घाटी है, और दोनों तरफ नदियां प्रवाहित होती हैं, और बीच का जो शेष भाग है वो सतपुड़ा पर्वत है, जो भ्रंश पर्वत है। उसके बाद ये आपने देखा होगा, ये ताप्ती घाटी है। ताप्ती घाटी है। ताप्ती घाटी के बाद आपको ये मिल जाएगी सतमाला की पहाड़ियां। सतमाला की पहाड़ियां इसी तरह क्रम चल रहा है। देखिए इस तरह क्रम चल रहा है, समझिएगा। मालवा का पठार, विंध्याचल, नर्मदा घाटी, फिर सतपुड़ा श्रेणी, उसके बाद आपकी ताप्ती नदी, उस पर सतमाला की पहाड़ियां, उसके बाद ये दक्कन का पठार है। ये क्या है? दक्कन का पठार, सतमाला। उसके बाद ये क्या है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार मित्र, विंध्याचल से निकलने वाली जो भी नदियां हैं, विंध्याचल से निकलने वाली जो भी नदियां हैं, उनका जो बहाव है वो मोस्टली मालवा के पठार की तरफ होगा। विंध्याचल से निकलने वाली नदियां का जो बहाव है वह मालवा के पठार मतलब उत्तर की तरफ होगा। जब तो गंगा के मैदान में वो जाकर के गंगा की सहायक नदियां बन जाती हैं और ये सिद्ध करती हैं कि जो मालवा के पठार का ढलान है वह गंगा के मैदान की तरफ है। उसे आप नोट कर लीजिए, इसको चित्र को बना लीजिए। कभी कभी ये सीरीज पूछ ली जाती है, क्रम पूछ लिया जाता है, तो आप इसको बहुत आराम से बता सकते हैं अगर आपने ठीक तरीके से समझ लिया तो। देखिए मित्र, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और जो नर्मदा घाटी है उसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश राज्य में है। किसमें है? मध्य प्रदेश राज्य में है। तो मैं मध्य प्रदेश का मैप बताऊंगा और मध्य प्रदेश के बारे में वहां कहां पर कौन कौन सी पहाड़ियां किस किस तरीके से वो लिखाऊंगा। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप भी मध्य प्रदेश का मैप मेरे साथ बनाइए।
आप भी मध्य प्रदेश का मैप मेरे साथ बनाइए। जैसे ऑस्ट्रेलिया की तरह कुछ इस तरीके से। ये मध्य प्रदेश का भाग है, ये ललितपुर झांसी वाला है, और ये आपका राजस्थान का पार्ट है। ठीक है, तो जो राजस्थान का पार्ट है ये वाला, ये राजस्थान वाला पार्ट है, ये वाला, ये आपका मेवाड़ का पठार है, मेवाड़ का पठार। और ये वाला जो भाग है जिसमें ललितपुर झांसी वगैरह सब कुछ आते हैं, ये बुंदेलखंड का पठार है। देखिए ये आपका यूपी है, ये आपका यूपी, यहां से है यूपी, ये छत्तीसगढ़ है, और ये महाराष्ट्र है, और ये राजस्थान है। ये क्या है? राजस्थान। इस तरीके से आप देखेंगे ये जो पर्वत श्रेणी आई है विंध्याचल, वो इस तरीके से आएगी। इस तरीके से विंध्याचल पर्वत श्रेणी आई। ये कौन सी श्रेणी है? विंध्य श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? विंध्य श्रेणी। ये गुजरात शुरू होती है, इसके पास में गुजरात है, गुजरात शुरू होती है, बिहार तक जाती है। इस तरीके मध्य प्रदेश से आगे निकलते हुए इस तरीके से बिहार में चल जाती है। इस तरीके विंध्य श्रेणी, और ये कैमूर है, कैमूर की पहाड़ियां हैं इस तरीके से। और इसके पास में यहां पर ये पन्ना की पहाड़ियां हैं, ये पन्ना की पहाड़ियां, ये एमपी में है। कहां पर है? एमपी में। इस तरीके से मेकाल की पहाड़ियां हैं, और ये छत्तीसगढ़ में चली जाती है इस तरीके से। उसके बाद ये सोनपुर की पहाड़ियां इस तरीके से, सोनपुर की पहाड़ियां यहां पर हैं, सोनपुर की पहाड़ियां, ये मैकाल की पहाड़ियां हैं। यहां पर अमरकंटक है आपकी, ये अमरकंटक है। यहीं से होकर के नर्मदा नदी इस तरीके से बही है, निकली है, और यहीं से होकर के केन नदी इस तरीके केन नदी निकली है, और यहीं से होकर के सोन नदी इस तरीके से निकली, जो पटना के निकट मिल जाती है, इसी तरीके से निकली हुई है। मित्र इसके पास में यहां पर ऊपर बना लेते हैं, यहां पर मित्र भांडे का पठार है। क्या है? भांडे का पठार। ये क्या मित्र? भांडे का पठार। और एमपी और यूपी के बिल्कुल बॉर्डर पर, एमपी और यूपी के बिल्कुल बॉर्डर पर ये इस तरीके से ये पन्ना का पहाड़ है। इसका पहाड़ है, पठार है, पन्ना का पठार, पन्ना रीवा का पठार, इसे पन्ना रीवा का पठार बोलते हैं। पन्ना रीवा का पठार है, ये किसका पठार है? पन्ना रीवा का पठार। इसके बाद मित्र ये देखिएगा, ये सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। इसकी पहाड़ियां हैं सतपुड़ा की पहाड़ियां। ये किसकी पहाड़ियां हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियां।
तो मध्य प्रदेश राज्य में कौन कौन सी पहाड़ियां कहाँ कहाँ पर हैं, ये मैंने आपको बताया। मैं आपसे समझ गए होंगे ये पहाड़ियां कहाँ पर है, कौन सा पठार कहाँ पर है और कौन कौन सी चिड़िया कहाँ पर है, ये आप समझ गए होंगे। नर्मदा घाटी कहाँ पर है और ताप्ती घाटी कहाँ पर है, ये आप समझ चुके होंगे मैप से ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको एक पॉइंट में तो बता चुका हूं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी एक ऐसी पर्वत श्रेणी है जो भारत में जल विभाजन का कार्य करती है। कैसा कार्य करती है? जल विभाजन का कार्य करती है। जल विभाजन का कार्य करती है क्योंकि यहां से निकलने वाली नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और बाद बाकी यहां से निकलने वाली नदियां या तो बंगाल की अरब सागर की तरफ आएंगी या फिर बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएंगी। फिर सुनिए, अरावली पर्वत विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियों का जो नदियां हैं वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, गंगा के मैदान की ओर प्रवाहित होती हैं। इसके बाद जो दक्षिण में जो नदियां या तो बंगाली खाड़ी में जाएंगी, अरब सागर में जाएंगी या फिर बंगाली खाड़ी में जाएंगी। कहां पर जाएंगी? बंगाल की खाड़ी में जाएंगी। तो आप देख सकते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी विंध्य श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है, कार्य करती है। ईसीएस मेंस में ये टॉपिक ऐसा पूछ लिया जाता है कि विंध्य श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है, स्पष्ट करो। 2 शब्दों में, 3 शब्दों में, 5 शब्दों में पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है वो देखिएगा। इस श्रेणी से निकलने वाली नदियां उत्तर की ओर बहती है, उत्तर की ओर बहती है। पहला पॉइंट आपके क्लियर हो चुका होगा। जबकि जो नर्मदा है प्लस ताप्ती, ये आपकी अरब सागर में, किसमें? अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। जबकि गोदावरी प्लस महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बारे में बताऊंगा मैं, जल विभाजक का कार्य करती है। देखिएगा, मान के चलिए ये जो पर्वत श्रेणी है वो इस तरीके से, ये विंध्य पर्वत श्रेणी है। ये कौन सी श्रेणी है? विंध्य पर्वत श्रेणी। आगे जाकर के कैमूर श्रेणी है, कैमूर श्रेणी है, बिहार के सासाराम तक जाती है। इससे प्रभावित होने वाली नदी ये आपकी गंगा नदी है, ये सहायक यमुना नदी है, ये आपकी गंगा है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। ये सहायक कौन सी है? यमुना नदी है, जो प्रयागराज में मिल जाती है। इसकी यमुना की एक सहायक नदी है जो यहां से निकली है, इस तरीके से एक नदी निकली है जिसे चंबल नदी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? चंबल नदी। इसे चंबल नदी कहते हैं। और जिस जगह से निकली हुई है, जिस स्थान से चंबल नदी निकली हुई है, उसे जाना पावा की पहाड़ियां, जाना पावा
की पहाड़ियां कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबल नदी का उद्गम निम्न में से किस स्थान से हुआ है, तो आप बता सकते हैं विंध्य पर्वत की जानापावा पहाड़ियों से, जानापावा पहाड़ियों से। फिर सुनिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंबल नदी है डाकुओं के लिए कुख्यात है, बिहार के मार्ग से होकर गुजरती है और इटावा के निकट उत्तर प्रदेश में यमुना नदी विलीन हो जाती है। ये नदी जो नदी निकली हुई है वो मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रेणी की जानापावा पहाड़ियों से निकली हुई है। कहां से? जानापावा पहाड़ियों से निकली हुई है। प्रश्न पूछा जाता है। और यह उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के पठार पर, किस पर मित्र? बुंदेलखंड के पठार पर वो आगे निकलते हुए इटावा के निकट, उत्तर प्रदेश में इटावा जिला है उसके निकट यमुना में विलीन हो जाती है। ये पॉइंट आगे क्लियर हो गया होगा मित्र। ये कौन सी पहाड़ी है? जानापावा की पहाड़ी है। उसके बाद देखिए, ये आपकी क्षिप्रा नदी है। कौन सी नदी है? क्षिप्रा नदी है। क्षिप्रा नदी है। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप, मैं मुंह से बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए। क्षिप्रा नदी है। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है मित्र। उसके बाद क्षिप्रा नदी के बाद ये काली सिंध है। कौन सी नदी है? काली सिंध। काली सिंध नदी है। जस्ट उसके बाद ये पार्वती नदी है। कौन सी नदी है मित्र? पार्वती। ये चंबल की सहायक नदियां हैं। ये किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की सहायक नदियां हैं। ये नदियां, सभी नदियां विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकल करके आपकी चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। फिर यमुना की एक सहायक नदी है, ये यमुना की एक सहायक नदी है, सिंध नदी बोलते हैं। सिंधु अलग नदी है, ये सिंध है, सिंध। जब नदियों वाला चैप्टर कराऊंगा तब उनको बताऊंगा ये कौन सी नदी है, सिंध नदी। उसके बाद एक नदी इस तरीके से निकली, एक नदी इस तरीके से निकली हुई है, जिसे बेतवा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेतवा नदी। कौन सी है? बेतवा। और बेतवा की सहायक नदी है घासन। बेतवा की सहायक नदी है घासन। ये कौन सी नदी है? घासन नदी। घासन। बेतवा की सहायक नदी है घासन। ये जो नदियां हैं, ये सारी नदियां आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी से निकली हुई है। कहां से निकली हुई है? विंध्य पर्वत श्रेणी से निकली हुई है। और इसी के साथ ये एक नदी है जिसे कैन नदी बोलते हैं। कौन सी नदी बोलते हैं? कैन नदी, जो यमुना में जाकर मिल जाती है, कैन नदी बोलते हैं। कौन सी नदी है? कैन नदी है, कैन नदी कहते हैं। और इसके बाद मैंने आपको बताया था इस तरीके से, इसी का पार्ट है। यहां अमरकंटक है। क्या है मित्र? अमरकंटक। ये मेकाल की पहाड़ियां हैं, मेकाल की पहाड़ियां हैं। यहीं से एक नदी निकली हुई है इस तरीके से, जो अरब सागर में आकर गिर जाती है। इसे नर्मदा नदी बोलते हैं, नर्मदा नदी बोलते हैं। और यहीं से, अमरकंटक से ही एक नदी इस तरीके से निकल करके गंगा में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? गंगा मिल जाती है। इसे सोन नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोन नदी कहते हैं। ये कहां से निकली हुई है? सारी एमपी से निकली हुई है। पटना के निकट आपकी गंगा में विलीन हो जाती है। और यहीं से एक नदी निकली हुई है अमरकंटक से ही। इंपॉर्टेंट है मित्र, ध्यान रखना, जो बता रहा हूं। ये नदी इंद्रावती नदी बहुत पूछी जाती है, अमरकंटक से निकली है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी इस तरीके से मेकाल की पहाड़ियों से नदी निकली हुई है। और एक नदी इस तरीके से महानदी निकली हुई है, जो आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इस तरीके से विंध्य पर्वत श्रेणी से इतनी सारी नदियां निकली हुई है। इसलिए
बिंद सीढ़ी है वो जल विभाजक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। मित्र, आज जो टॉपिक मैंने समझाया बिंद सीढ़ी और नर्मदा की घाटी, ये आपके बखूबी समझ में आ गया होगा। कौन कौन से पठार हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, किस किस राज्य में है, किस किस तरीके से कहां तक जाती हैं। एक लास्ट पॉइंट और है क्या मित्र, इसमें मुझे बताना, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। एक लास्ट पॉइंट और रह गया है, हाँ वो बता दिया था। तो मित्र, ये आपने समझ में आ चुका होगा। आशा करता हूं कि आप इसका बखूबी अध्ययन करेंगे और प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार वीडियो में के साथ आपके सामने फिर पेश होऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।